Hello students, I am Supriya ma'am from Biology Point Chanwari Motihari. Today we will study genetics. जेनेटिक्स के अंतर्गत हमें दो चैप्टर्स पढ़ने हैं। पहला जेनेटिक्स को हम हिंदी में आनुवांशिकी या आनुवांशिकी विज्ञान कहते हैं। जेनेटिक्स के अंतर्गत हमें दो चैप्टर्स पढ़ने हैं। पहला प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मतलब इसको हम हिंदी में बोलते हैं वंशागति और विविधता के सिद्धांत। दूसरा चैप्टर्स है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति का आणविक आधार। आज हम पहला चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वंशागति और विविधता के सिद्धांत पढ़ेंगे। पहला इस चैप्टर्स में पहले हम दो वर्ड इनहेरिटेंस और वेरिएशन के बारे में पढ़ेंगे। इनहेरिटेंस किसे कहते हैं? इनहेरिटेंस को हम हेरिडिटी भी कहते हैं और इनहेरिटेंस वंशागति किसे कहते हैं? जब कोई कैरेक्टर, द प्रोसेस बाय व्हिच कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी कॉल्ड इनहेरिटेंस, इट इज़ बेसिस ऑफ हेरिडिटी। कारण इससे हमें यह मतलब ये समझते हैं कि जब कोई भी जेनेटिक कैरेक्टर, हम जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं तो इसमें हमें जीन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। जब कोई भी जेनेटिक कैरेक्टर जब हमारे माता पिता से बच्चे में ट्रांसफ़र होते हैं, माता पिता से बच्चे में आते हैं, तो उसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं, वंशागति कहते हैं। जैसे कभी कभी कोई डिजीज़, जैसे जिसे हम कहते हैं कि ये जेनेटिक डिजीज़ है, जैसे डायबिटीज़ होता है, जैसे पेरेंट्स के हैं तो माता बच्चे में भी वो ट्रांसफ़र होते हैं, उसे हम हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है। दूसरा वेरिएशन, अगर एक माता पिता के दो संतान हो तो क्या वो दोनों संतान एक दूसरे से मिलते जुलते हैं? नहीं, वो एक दूसरे से अलग होते हैं और वो अपने माता पिता से भी अलग होते हैं, उसे हम वेरिएशन, विभिन्नता कहते हैं। द डिग्री बाय व्हिच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स, जब संतान माता पिता से अलग होते हैं उनके बीच जो अंतर होता है, जो डिफरेंस होता है, उसे हम वेरिएशन कहते हैं। अगला जेनेटिक्स किसे कहते हैं? आनुवंशिकी किसे कहते हैं? जब हम वेरिएशन, विविधता तथा इनहेरिटेंस, जब वंशागति और वेरिएशन का एक साथ समूह में, जब हम वंशागति और वेरिएशन का एक साथ कलेक्टिव स्टडी करते हैं, एक समूह में अध्ययन करते हैं, तो उसे हम जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स क्या है? इट इज़ ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द इनहेरिटेंस एज वेल एज वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। तो जेनेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? वेरिएशन, विविधता और इनहेरिटेंस को जब हम एक साथ पढ़ते हैं, जिस शाखा, जिस ब्रांच के अंतर्गत पढ़ते हैं, उसे हम जेनेटिक्स कहते हैं। टर्म जेनेटिक्स, जो जेनेटिक्स शब्द है वो विलियम्स वेटसन, जो वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा दिया गया। अगला, ये जो कुछ हमें नोट्स है जो पढ़ने हैं, जो जिससे डायरेक्टली क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आते हैं। पहला, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं? आनुवंशिकी के जनक किसे कहते हैं? ऐसा चाहे ऐसे भी बोल सकते हैं कि आनुवंशिकी की शुरुआत किन्होंने की? जेनेटिक्स जो है, जो आनुवंशिकी है, उनकी शुरुआत किन्होंने की? उसके गॉड फादर कौन है? वो है ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, जो आधुनिक आनुवंशिकी के जनक जिन्हें कहते हैं, वो है वेटसन। और वेटसन ने एक और टर्म दिया था, क्या दिया था? जेनेटिक्स। विलियम वेटसन ने जो जेनेटिक्स, आनुवंशिकी जो शब्द है वो उन्होंने दिया। दूसरा इनका नाम कहाँ है? फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक, मॉडर्न आधुनिक आनुवंशिकी के जनक भी वेटसन को कहते हैं। अगला, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। एक्सपेरिमेंट मतलब प्रयोग, तो इसके एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के जो फादर है, जनक, उसे टी.एच. मॉर्गन कहते हैं। टी.एच. मॉर्गन को क्यों फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि जेनेटिक्स के जितने भी प्रयोग हैं वो टी.एच. मॉर्गन ने किए थे। और टी.एच. मॉर्गन को थॉमस
थॉमस हंट मॉर्गन कहते हैं। और इन्होंने सबसे अधिक जेनेटिक्स के सबसे अधिक प्रयोग थॉमस हंट मॉर्गन ने किया था, और इन्होंने अपना प्रयोग फ्रूट फ्लाई पर किया था, फल मक्खी पर किया था। आगे हम जो जेनेटिक्स के गॉड फादर हैं कौन है, जिन्होंने जेनेटिक्स की शुरुआत की थी, ग्रेगर जॉन मेंडल। आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे, ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में पढ़ेंगे। पहला, ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सबसे पहला जो जेनेटिक्स की शुरुआत की थी, उन्होंने आनुवांशिकी की जो शुरुआत की थी, या ऐसे कह सकते हैं आनुवांशिकी के जो जनक है वो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। इनका जन्म ऑस्ट्रिया के एक गांव सिलिशिया गांव में 22 जुलाई 1822 को हुआ था। कब हुआ था? 22 जुलाई 1822 को हुआ था। ये ग्रेगर जॉन मेंडल है, जिन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। जब मेंडल 34 ईयर के थे, जब वो 34 साल के हो गए, तब उन्होंने अपना प्रयोग शुरू किया था। और वो जब उन्होंने अपना प्रयोग किया था, कब? 19वीं सदी के मध्य में, ड्यूरिंग मिड ऑफ 19th सेंचुरी। इन्होंने अपना प्रयोग हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था। क्या किया था? हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, संकरण प्रयोग किया था। और उन्होंने अपना प्रयोग के लिए बहुत सारे दो तीन पौधे चूज किए थे, लेकिन उसमें जो मटर के पौधे थे उस पर उनका प्रयोग सक्सेस हुआ और उन्हें रिजल्ट आया। और इन्होंने जो मटर के पौधे लिए थे वो था गार्डन पी, जिसे हम एडिबल पी भी कहते हैं, और इसका वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम पाइसम सैटिवम होता है। ये एडिबल मटर जिसे हम अपने भोजन में उपयोग करते हैं। और उन्होंने अपना प्रयोग 7 ईयर्स तक किया था। कितने ईयर्स तक किया था? 7 ईयर्स तक। और उन्होंने अपने प्रयोग में जो कैरेक्टर लिए थे वो थे 7। और वो कब था? इसके डेट 1856 से 1863 थे। तो जब उन्होंने 1822 में उनका जन्म हुआ था, वहाँ से ऐड कर लीजिए 34 ईयर, तो कितने होंगे? 1856। और उन्होंने 1856 से 1863 तक उन्होंने अपना प्रयोग किया था। और उन्होंने प्रयोग के द्वारा बताया था कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब जितने भी लिविंग होते हैं उनमें उनके माता पिता से उनका जो जेनेटिक कैरेक्टर है, आनुवांशिकी जो लक्षण है, वो उसके संतान में ट्रांसफ़र होते हैं। तभी तो ये संभव होता है कि जब हम अगर आम का बीज डालें तो आम का पौधा ही ग्रो होगा, ना ही कोई दूसरा पौधा। और जब ह्यूमन के जो संतान होंगे, जो मानव के संतान होंगे, वो ह्यूमन होते हैं। उन्होंने अपने प्रयोग के लिए जो 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट लिए थे, उन्होंने जो 7 जोड़े जो कैरेक्टर लिए थे, जो उसे कंट्रास्टिंग थे। कंट्रास्टिंग कहने का मतलब वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। पहला, उन्होंने जो 7 कैरेक्टर लिया था, पी प्लांट का पहला था स्टीम हाइट। जब हम पी प्लांट जो मटर के पौधे को देखते हैं, किसी भी पौधे को, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? उसके हाइट के बारे में। और उसका हाइट किससे? उससे तने के द्वारा बढ़ता है। स्टीम हाइट उन्होंने लिया था। पहला जो उन्होंने कैरेक्टर लिया था वो था, उन्होंने कितने कैरेक्टर्स लिए थे? 7 कैरेक्टर्स लिए थे। और उस पर कितने सालों तक प्रयोग किया था? 7 सालों तक प्रयोग किया था। और उनके जो उन्होंने जो कैरेक्टर जो लक्षण लिए थे वो कंट्रास्टिंग थे, मतलब वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, ताकि उन्हें जो रिज़ल्ट आया उसको पहचानने में आसानी हुई। पहला, उन्होंने स्टीम तने की हाइट ली थी। पौधे में जो तना होता है उसी के कारण उसकी हाइट होती है, तो उन्होंने जो पौधा लिया था उसका हाइट लंबाई ली थी। और उसमें जो डोमिनेंट जो ट्रेट थे, जो प्रभावी ट्रेट थे, वो टॉल था। और जो अप्रभावी ट्रेट थे वो डॉट था। मतलब टॉल जो था वो लंबा पौधा, और दूसरे जो पौधे उन्होंने लिए थे वो लिए थे बौना पौधा। दूसरा, उन्होंने जो मटर के पौधे में जो फूल लगते हैं उसका कलर लिया था, फ्लावर कलर। उसमें जो प्रभावी डोमिनेंट ट्रेट थे वो तो वायलेट बैगनी कलर का फूल, और दूसरा था वो वाइट सफ़ेद कलर का फूल।
तीसरा, फ्लावर पोजीशन, जो फूल लगते हैं उसके जो पोजीशन, वो किस पोजीशन पे लगते हैं, वो किस इस स्थान पे लगते हैं, उस पे उन्होंने लिया। जब फूल एक्सियल जो एक्सिस में लगते हैं उसे एक्सियल कहा था, और यह एक्सियल जो था वो डोमिनेटिंग ट्रेड था। और जो टर्मिनल, जो फूल सबसे टिप पे लगते हैं, सबसे ऊपर लगते हैं, उसे उन्होंने टर्मिनल कहा था। उन्होंने बीज, जो मटर के पौधे से जो बीज बनते हैं, उसके कलर को भी एक कैरेक्टर लिया था। उसमें जो प्रभावी कलर थे वो पीला था और येलो था, और जो अप्रभावी था वो हरा और ग्रीन था। उन्होंने बीज का शेप, सीड शेप, बीज का आकार भी लिया था। उसमें जो प्रभावी जो आकार था उसे उन्होंने, वो गोल आकार का था, और जो अप्रभावी था वो रिंकल था, झुर्रीदार था। उन्होंने पॉड कलर लिया था। ये पॉड क्या होता है? जो हम मटर जो होता है, मटर के ऊपर के जो कवर होते, जो फली होती, मटर में जो फल लगते हैं उसे हम पॉड कहते हैं, और उसके अंदर जो होता है वो होता है उसका बीज। तो इन्होंने जैसे हम मटर जो होता है ऐसे होता है, और उसके अंदर इस प्रकार से बीज लगते हैं। ये जो है ये है पॉड। फूल लगते हैं उसे, या इसको हम इसी का फ्रूट भी कहते हैं, फल भी कहते हैं। तो इन्होंने पॉड, जो ये पॉड होते हैं, इसका क्या लिया था? कलर। तो यह जो पॉड होता है, जो फली होता है, इसका जो कलर होता है वो प्रभावी में हरा कलर का होता है, ग्रीन होता है, और अप्रभावी में येलो होता है। दूसरा, ये जो फली होते हैं, जो फल लगते हैं, पॉड का आकार, शेप, और ये शेप जो होते हैं पॉड का जो शेप होता है, फली का जो आकार होता है, वो फुल या इन्फ्लेटेड, मतलब वो फुला हुआ होता है, फुल इन्फ्लेटेड, फुला हुआ होता है। और जो अप्रभावी होता है वो कंस्ट्रिक्टेड, मतलब वो जो ये चिपका हुआ होता है। ये थे मेंडल के 7 कैरेक्टर, जो लक्षण जिसको लेकर मेंडल ने अपना प्रयोग किया था। मेंडल ने अपना प्रयोग 7 कैरेक्टर, 7 लक्षण को लेकर 7 सालों तक किया था। कब से कब किया था? 1856 से 1863 तक। आफ्टर 7 ईयर ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, जब उन्होंने 7 सालों तक अपना प्रयोग किया, उसके बाद उन्होंने उससे जो डाटा तैयार किया थे, उस डाटा को तैयार करने में उन्हें 2 साल लगे। और उन्होंने अपना जो ऑब्जर्वेशन, जो रिज़ल्ट हुआ, जो परिणाम निकले, उसको 1865 में एक सोसाइटी थी, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून, ये भी ऑस्ट्रिया में है। इसमें उन्होंने अपने प्रयोग के रिज़ल्ट को पढ़ा, और उन्होंने अपना प्रयोग जो, और उनके पेपर जो था, उन्होंने जो प्रयोग से जो पेपर तैयार थे, मेंडल के जो पेपर थे, वो था एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। क्या था? एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ये डायरेक्टली पूछा जाता है कि जो द नेम मेंडल ने जो पेपर तैयार किया था, उस पेपर का नाम था एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि इन्होंने अपना प्रयोग प्लांट पे किया था। और क्या किया था? हाइब्रिडाइजेशन किया, हाइब्रिड संकरण तैयार किया था। और उससे क्या मिले थे? उससे हाइब्रिड मिले थे, संकर तैयार हुए थे। और वो कब पब्लिश हुआ? वो पेपर 1866 में। लेकिन उस समय उनका जो ये पेपर था उसको अननोटिस किया गया, उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, क्योंकि उसके बहुत सारे रीज़न थे। ये मैं रीज़न आपको आगे बताऊंगी। पहला, इसके कारण मेंडल थोड़ी डिप्रेशन में चले गए, और उनकी मृत्यु 1884, मतलब उनका डेथ 1884 में हुआ था। कब? 1866 में उनका पेपर छपा था, और उन्होंने 1884 में उनका डेथ हो गया था। और वो किडनी फेलर, मतलब वो क्रोनिक नेफ्राइटिस से ग्रसित थे। मेंडल का वर्क, मेंडल के पेपर के पब्लिश्ड होने के 34 ईयर बाद, मतलब मेंडल ने अपना काम शुरू किया था कितने ईयर्स में? 34 साल के एज में। और उनका जब उनके पेपर के पब्लिकेशन के
छपने के 34 साल बाद उनके काम की रीडिस्कवरी हुई, पुनः उसकी खोज हुई। या ऐसे कह सकते हैं कि जब उन्होंने 1884 में उनकी मृत्यु हुई तो मृत्यु के 16 साल बाद, कब, 1900 में, उनके जो पेपर था उसका क्या हुआ, उनके मरने के 16 साल बाद उनके पेपर को पुनः रीडिस्कवर किया था, उसमें फिर से उस पर काम शुरू किया गया। और ये डिस्कवरी इंडिपेंडेंट रूप से 3 वैज्ञानिकों के द्वारा शुरू किया गया। किनके द्वारा किया गया? 3 वैज्ञानिकों के द्वारा शुरू किया गया। ये कौन से वैज्ञानिक थे? कार्ल कॉलिंस, पहले जो थे वो कार्ल कॉलिंस थे, वो कहाँ के थे? जर्मनी के थे। दूसरा, एरिक बॉन शेरमैक, ये एरिक बॉन शेरमैक जो थे कहाँ के थे? जहाँ के मेंडल थे, ऑस्ट्रिया के थे। और तीसरे जो थे ह्यूगो डी व्राइस, ये हॉलैंड के थे। ऐसे भी बोल सकते, एच से ह्यूगो, एच से हॉलैंड। इन्होंने मेंडल के जो काम थे उसकी रीडिस्कवरी की और उन्होंने ये उनके जो एक्सपेरिमेंट था उसको क्या किए, फिर से उसके आगे एक्सपेरिमेंट रीडिस्कवरी की और उसको प्रूफ किया कि ये जो उन्होंने जो रिजल्ट दिया था वो क्या है, करेक्ट है। और मेंडल ने अपना प्रयोग किस एज में स्टार्ट किया था? 34 ईयर्स में। और उसके मरने, उनके पेपर के पब्लिकेशन के 34 साल बाद उनकी जो प्रयोग थी उसकी रीडिस्कवरी हुई, पुनः उसकी खोज की गई। मेंडल ने कहा कि जो इनहेरिटेंस होता है, जो वंशागति होता है, जो कैरेक्टर, जो लक्षण माता पिता से बच्चे में ट्रांसफ़र होते हैं, जाते हैं, वो जो ट्रांसफ़र होते हैं उसे उन्होंने एलिमेंट कहा था या फैक्टर कहा था। उन्होंने कहा था ये कारक होता है जो हमेशा जोड़े में होता है, और वो क्या, उसी के कारण जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एक पीढ़ी से, मतलब वो इनहेरिटेंस वंशागति की इकाई होती है या उसी के कारण हेरिडिटी होता है। और कोई भी जो कैरेक्टर्स होते हैं वो माता पिता से बच्चे में ट्रांसफ़र होते हैं। और इसके उन्होंने ये सिर्फ एलिमेंट या कारक कहा, लेकिन इस फैक्टर को जीन नाम जॉनसन ने 1900 इसे नाम दिया जीन्स। Thanks for watching this video.